इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एग्रीकल्चर का चैप्टर कवर कर रहे हैं और उस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, उसमें हमने इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को स्टडी किया एज अ डिटर्मिनेंट। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने वो टॉपिक कवर किया। आज हम आगे जाएंगे। हमारे शुरुआत में हमने फिज़िकल फैक्टर्स पढ़े थे, फिर हमने इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पढ़े। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स की शुरुआत करेंगे। तो बतौर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में आज हम अपने तीसरे टाइप ऑफ फैक्टर्स पे आ चुके हैं, वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। ओके, इसमें पहला जो फैक्टर है दैट इज़ इरिगेशन। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि चैप्टर नंबर 16 में हमने इरिगेशन बहुत डिटेल में पढ़ा है। हमने इरिगेशन का टॉपिक लेक्चर्स वाइज इसी लेक्चर सीरीज़ में अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। इंडियन एग्रीकल्चर में इरिगेशन की नीड क्या है, इरिगेशन की फिजिबिलिटीज़ क्या हैं, इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं, वो हमने डिटेल में वहाँ पढ़ ली है, तो वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। जो यहाँ पे ज़रूरी है हम उस पर बात करेंगे। देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर के बाकी इनपुट्स जैसे कि सीड हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं, लैंड कंसोलिडेशन है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करें तो एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट्स जो इन सबको फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज करा सकता है इन इनपुट्स को, वो है इरिगेशन। सो इरिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट ग्रोथ के दौरान डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ में पानी की ज़रूरत है, ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, इरिगेशन की नीड है। तो दैट इज़ वाई इरिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर। ओके, उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे देखेंगे, जो हमने आंकड़ों के साथ यहाँ पर बताया है कि जिन जिन भी फसलों को और जिन जिन भी रीजन्स में इरिगेशन अवेलेबल है, वहाँ पर यील्ड सभी क्रॉप्स की तकरीबन अनइरिगेटेड क्रॉप्स और अनइरिगेटेड लैंड के मुकाबले ज़्यादा है। ओके, लेकिन देश ने बहुत प्रयास किए हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2017 में ख़त्म होना था, जो कि फिर मिडवे ख़त्म हुआ 2014 में। उसके बाद नीति आयोग बना, तब से लेकर तो पहले 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर के आज 2025 में हैं हम। देयर आर मैनी एफर्ट्स कि जिसकी बदौलत इरिगेशन को बढ़ाया जा सके, लेकिन स्टिल आज भी हमारे देश का 50% एग्रीकल्चर अंडर द रेनफॉल है, वो रेन फेड है, यानी कि वहाँ पर इरिगेशन का प्रबंध नहीं है। हमने रीसेंट आपको इरिगेशन के चैप्टर के दौरान ये बताया था कि नीति आयोग का रीसेंट सर्वे बताता है कि 53% एग्रीकल्चर अंडर द इरिगेशन आ चुका है। हमने ये रीसेंट आपको कंटेम्प्रेरी सेंस में ये डाटा करवा दिया था। ओवरऑल आप मान के चलिए कि 50% खेती आज इरिगेशन के अधीन है, 50% अभी भी खेती इरिगेशन के अधीन नहीं है, वो आज भी रेनफॉल के अधीन है। और इंडिया में मानसूनल कैरेक्टर का रेनफॉल होता है, जो बहुत ही इरेटिक होता है, अनरिलायबल होता है, इर्रेगुलर होता है। इसी के कारण हम ये मानते हैं कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो एक गैम्बल है रेनफॉल के हाथों, एक जुआ है जो हम बरसात के साथ खेलते हैं। अच्छी हो गई तो हमारे पास से अच्छे पड़ते हैं, कमाई अच्छी होती, खेती अच्छी हो जाती है। वो बुरी हो गई, ठीक नहीं हुई बरसात, तो आपकी खेती बाड़ी इस बार नुकसान में चली जाएगी। ये बात आज भी भारत के मामले में बहुत ही रेलेवेंट है, जो हमने अभी डिस्कशन की। लेकिन जो 50% एरिया अंडर इरिगेशन आया है, उसकी बदौलत क्या फ़र्क आए हैं, कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ने ये रिज़ल्ट्स दिए हैं, कहाँ कहाँ हमारा लैक रह रहा है और गवर्नमेंट ने स्कीम्स के वाया, प्रोजेक्ट्स के वाया क्या सुधार करने की कोशिश की है, उनको एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डेफिनेटली इरिगेशन ने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे कि अबाउट 60% ऑफ द फूड ग्रेन कम्स फ्रॉम द इरिगेटेड एरियाज़, मतलब देश का जो टोटल फूड ग्रेन आ रहा है उसमें से 60% इरिगेटेड एरियाज़ में से ही आ रहा है, 40% है जो नॉन इरिगेटेड एरिया से आ रहा है। यील्ड्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स आर मच हायर इन इरिगेटेड एरियाज़। तो पर यूनिट लैंड कितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम यील्ड मानते हैं। पर यूनिट लैंड पे कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल सीज़न के दौरान, मतलब वो जो टाइम के तहत
इसको हम यील्ड मानते हैं। तो पैदावार, सिंपल भाषा में कहें तो पैदावार, फसलों की पैदावार तकरीबन हर फसल में ज़्यादा पाई गई है उन एरियाज़ में जहाँ पर इरिगेशन अवेलेबल है। तो इसका मतलब अगर हम हमारे देश में कल्टीवेबल लैंड और नहीं बढ़ा सकते हैं, जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है, तो अगर हमें फूड सिक्योरिटी के कंसर्न को सर्व करना है, हमें महंगाई को कंट्रोल करना है, हमें हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, हेल्थ मेंटेन रखनी है, माल न्यूट्रिशन को दूर करना है, हमें किसानों की आमदनी को अगर बढ़ाना है और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हमें बेहतर मार्केट कंट्रोल करनी है, compete करना है, तो फिर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम यील्ड को बढ़ाएं। और यील्ड को बढ़ाने का सीधा सीधा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ इरिगेशन। क्योंकि अब तक के प्रयास फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके जो हमने अब तक किए उससे हमने ये देखा है कि जिन जिन फसलों की जिन जिन क्षेत्रों में हमने इरिगेशन की है वहाँ पर तकरीबन सारी ही फसलों में यील्ड अनइरिगेटेड लैंड के मुकाबले अच्छी खासी ज़्यादा है। ओके, तो हमें यील्ड पे काम करना होगा क्योंकि हम चीन के मुकाबले यील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ हैं। देर आर मैनी रीजंस जिसकी वजह से यील्ड कमज़ोर आती है, वो हमारे पिछले लेक्चरों में हमने बहुत अच्छे से समझाया, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यील्ड्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स आर मच हायर इन इरीगेटेड एरियाज़। इसके बाद कहानी आती है कि देश के अंदर अगर हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को बांटें तो वो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, मीडियम प्रोजेक्ट्स होते हैं और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? जहाँ जो कल्टीवेबल कल्चरेबल कल्टीवेटेड लैंड CCA, हमने ये सारे लैंड भी आपको पढ़ाए थे जब हमने लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ाया था। तो कौन सा कल्चरेबल कल्टीवेटेड लैंड है, कौन सा नहीं है, उन सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन की थी। तो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है अगर कल्चरेबल कल्टीवेटेड लैंड, तो वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा यूनिट अगर हम लें तो वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो 10,000 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा को अगर सर्व कर रहा है वो कल्चरेबल कल्टीवेबल लैंड, तो दैट प्रोजेक्ट इज़ द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक अगर कोई प्रोजेक्ट कवर कर रहा है ऑफ द कल्चरेबल कल्टीवेबल लैंड, तो वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। 2,000 हेक्टेयर से कम अगर कोई भी प्रोजेक्ट सर्व कर रहा है तो वो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब अप टू 2,000 हेक्टेयर अगर आप कल्चरेबल कल्टीवेबल लैंड को सर्व कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं। 2,000 से लेकर 10,000 तक अगर आप कवर कर रहे हैं तो मीडियम, और 10,000 से अबव हैं तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओवरऑल सिंपली समझ लीजिए कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स हैं जैसे बड़े बड़े डैम्स, बड़े रिजर्वायर्स, बहुत बड़े कैनाल प्रोजेक्ट्स, जैसे भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, कोसी प्रोजेक्ट है, हीराकुड डैम प्रोजेक्ट है, ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स हैं जैसे कोई बड़ा रिवर बेसिन है, उसमें उस रिवर की कोई छोटी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, या किसी बड़े रिवर पे ही आपने इरिगेशन पर्पसेस से छोटे रिजर्वायर्स कार्व आउट किए हैं, तो वो छोटे साइज़ के रिजर्वायर, छोटे साइज़ की नहरें, छोटे साइज़ के इरिगेशन प्रोजेक्ट नॉट कंपेरेबल टू द मेजर प्रोजेक्ट, तो वो आ गए हैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। लेकिन जो टैंक और वेल के बेसिस पर कुएँ, अब उसमें वेल ट्यूबवेल हो सकता है, टैंक इरिगेशन, इनकी बात जब आप करते हैं तो ये हो गया माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, तो मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। चैप्टर में मेजर और मीडियम को एक जगह एक कैटेगरी में रखा है, माइनर को दूसरी कैटेगरी में रखा है। चैप्टर ये बताता है कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के 10th 5 ईयर प्लान का वो डाटा आपके सामने रख रहा है कि फर्स्ट से 10th 5 ईयर प्लान में हम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में तो अच्छा करके गए, पोटेंशियल क्रिएटेड एंड पोटेंशियल यूटिलाइज्ड के मायने में, लेकिन हम मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट के मामले में उतना अच्छा नहीं कर पाए। पहला तो पोटेंशियल क्रिएट करने में ही, और फिर दूसरा जो पोटेंशियल क्रिएटेड है उसे यूटिलाइज़ करने में। तो मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट के केसेस में 2 इश्यूज़ पाए जाते हैं। पहला, जो उन मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होना चाहिए था, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो ग्रोथ उतनी नहीं हुई है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दिस। सेकंड, जो पोटेंशियल क्रिएट भी हुआ है वो क्रिएटेड पोटेंशियल उतना यूटिलाइज नहीं हुआ, तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन द पोटेंशियल क्रिएटेड एंड पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। लेकिन माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में पोटेंशियल क्रिएट होने में भी ग्रोथ हुई है समय के साथ,
और जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट वो पोटेंशियल यूटिलाइज भी होता है। ओके, मतलब देश में समय के साथ साथ वेल एंड टैंक इरिगेशन या वेल, ट्यूबवेल और टैंक इरिगेशन का महत्व बढ़ता गया। ज़्यादा से ज़्यादा किसान उस पर रिलाई करते गए और समय के साथ साथ डैम, रेजरवायर्स और कैनाल के वाया जो इरिगेशन होता था उसके पोटेंशियल के इंक्रीज़ होने में भी ग्रोथ नहीं हुई और जो पोटेंशियल क्रिएटेड है उसके यूटिलाइजेशन में भी कमी आई, किसान उसकी तरफ ज़्यादा नहीं गया। इसके क्या कारण है वो भी अभी समझेंगे, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। वैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 की बात करें तो जो पोटेंशियल उस समय में क्रिएटेड था मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स का, अप्रॉक्स, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, पॉइंट के बाद वाली फिगर नहीं, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, अप्रॉक्स 12 मिलियन हेक्टेयर। तो 12 मिलियन हेक्टेयर पोटेंशियल क्रिएटेड था 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक था। तो तब तक जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो बढ़ गया 12 मिलियन हेक्टेयर से 42 मिलियन हेक्टेयर तक। लगभग अब 12 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ के 42 मिलियन हेक्टेयर हो गए। लेकिन माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के केस में क्या हुआ कि 1951 फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जो पोटेंशियल क्रिएटेड था वह अप्रॉक्स 14 मिलियन हेक्टेयर था और जो 10th 5 ईयर प्लान तक हो गया बढ़ के 60 मिलियन हेक्टेयर। तो मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में पोटेंशियल क्रिएटेड की जो ग्रोथ है वो 12 मिलियन हेक्टेयर से सिर्फ 42 मिलियन हेक्टेयर, 12 to 42 मिलियन हेक्टेयर तक गई ड्यूरिंग द 10 5 ईयर प्लान्स। लेकिन माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के केस में 14 से 60 मिलियन हेक्टेयर तक चली गई ड्यूरिंग द 10 5 ईयर प्लान्स। ये एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। और दूसरी तरफ इस थ्रू आउट इन दीज 10 5 ईयर प्लान्स जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्रिएट हुआ है अप्रॉक्स उतना ही यूटिलाइज भी हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत जो पोटेंशियल क्रिएट भी हुआ है उसका यूटिलाइजेशन कम होता गया समय के साथ साथ, तो गैप वाइड होता चला गया। ये है एक कॉन्सेप्ट, हम इसको भी अभी थोड़ा समझ लेते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ अ लो प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ ऑफ मेजर मीडियम इरिगेशन पोटेंशियल, a major or medium project irrigation potential as compared to minor irrigation potential। ठीक है, there is a low progress of growth of major medium irrigation potential as compared to the minor irrigation potential। तो एक पोटेंशियल की ग्रोथ की प्रोग्रेस लो क्यों रही है? मेजर और मीडियम इरिगेशन पोटेंशियल की जो ग्रोथ है उसकी प्रोग्रेस इतनी लो क्यों रही है? उसके रीजंस क्या है? उसका पहला रीज़न है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जो पीरियड है वो बहुत लॉन्ग जेस्टेशन है, मतलब आप आज डैम बनाते हैं, आप आज नहरें बनाते हैं, तो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप आज उसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसमें जो रिटर्न आएंगे वो बहुत वर्षों के बाद आएंगे, लंबा समय लग जाता है। आपने आज एक इरिगेशन प्रोजेक्ट कंसीव किया, आपने शुरुआत की उसकी, 5 साल, 10 साल, 15-20 साल भी लग सकते हैं उस इरिगेशन प्रोजेक्ट को वर्किंग होने में। तो दैट जेस्टेशन पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन ऑफ दैट प्रोजेक्ट टू द डे ऑफ वर्किंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट, दिस पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग। द जेस्टेशन पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग। किसान नहीं रुक सकता उतने समय तक, खेती नहीं रुक सकती उस समय तक, तो नेचुरली वो अल्टरनेटिव मेथड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और जब अल्टरनेटिव मेथड्स में सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा तो फिर नेचुरली कम से कम लोग मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स की तरफ आएंगे भी। पॉलिटिकल पार्टियों पे भी कम दबाव बनाएंगे ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए, सरकारों पे भी कम दबाव बनेगा और फसलें भी उस हिसाब से चुन ली जाएंगी जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के वाया बेहतर होती हैं। आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आगे जो टेक्नोलॉजी है वो भी उसके मुताबिक आ जाएगी, चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र्स आ जाएँ, चाहे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आ जाए, सारी चीज़ें उसके साथ अलाइन होती जाएंगी। तो वो जो इरिगेशन का तरीका है वो ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा डे बाय डे। तो ये चीज़ है। तो जेस्टेशन पीरियड लंबा है मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का। यही एक कारण है कि इनके पोटेंशियल की जो ग्रोथ है उसकी प्रोग्रेस काफ़ी लो रही। दिस इज़ वन रीज़न। अनदर रीज़न इज़ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। इसमें कॉस्ट बहुत हैवी इन्वॉल्व होती है। आप नदी के पानी को रोक रहे हो, इतने बड़े पैमाने पर डैम बना रहे हो, उसके पीछे रेजरवायर बना रहे हो, इतना एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क बना रहे हो, उसकी लाइनिंग कर रहे हो, लैंड एक्वायर कर रहे हो, उसका पैसा दे रहे हो,
लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करके कहीं और रिहेबिलिटेट कर रहे हो, उसका खर्चा भर रहे हो, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इट्स वेरी वेरी हैवी कॉस्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। सो कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ना तो सरकारों के पास उतना फंड होता है, और ना ही, क्योंकि इसमें मुनाफे नहीं है तो प्राइवेट प्लेयर भी आगे नहीं आता है, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड लंबा है, प्रॉफिट्स कमज़ोर हैं इसके, और सेंसिटिव मुद्दा है भारत में, किसानी से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। तो प्राइवेट प्लेयर जल्दी वेंचर नहीं करता, वो डैम बनाने में, कनाल नेटवर्क बनाने में और खेतों तक पानी पहुंचाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो नहीं आता। आप प्राइवेट प्लेयर के हाथों ये देना भी नहीं चाहते कि वो एक्सप्लॉइट ना कर ले किसानों को, क्योंकि किसानी देश के लिए भी ज़रूरी है, फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, और किसान बड़े पैमाने पर स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। और अगली कारण सरकारों के पास फंड्स की भी कमी है, सरकारें भी बदल जाती हैं तो कई बार विजन भी चेंज हो जाते हैं, इस वजह से भी फंड्स रोके जाते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत है। और दूसरा, समय बढ़ जाने के साथ खर्चा और बढ़ता है, क्योंकि जिस समय में आपने प्रोजेक्ट प्लान किया है तब चीज़ों की कीमतें कुछ और हैं, सीमेंट है, बजरी है, रेत है, ईंटें हैं, और लेबर की वेजेस कुछ और है, और समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते प्रोजेक्ट की कीमतें और बदल गई हैं। तो इस कारण से कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत हैं, इस कारण से भी ये प्रोजेक्ट स्लगिश रहे, उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाए। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, तमाम भारत की नदियां जो हैं वो इंटरस्टेट हैं, और रिवर इंटरस्टेट हैं, तो ये रिवर से जुड़े मेन प्रोजेक्ट, मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स मेनली सारे रिवर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब रिवर्स क्योंकि इंटरस्टेट है, आपकी एक नदी से रिवर ओरिजिन हो रही है, एक राज्य से रिवर ओरिजिन हो रही है, दूसरे राज्य से बह करके तीसरे राज्य में वो सागर से मिल रही है या दूसरी नदी से मिल रही है। तो इंटरस्टेट रिवर होने के कारण वाटर यूजेज के हाई स्टेक्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है, चाहे फार्मिंग कम्युनिटी है, चाहे डोमेस्टिक यूजेज हैं, और भारत में पानी राजनीति का मुद्दा बना रहा है, इसलिए इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बहुत हैं। इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं, ये भी कारण है कि इन पर जल्दी कोई हाथ नहीं डालता और इनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाई। अगला है द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एक्विजिशन। आपको बहुत बड़े पैमाने पर लैंड एक्वायर करना पड़ता है, डैम बनाने के लिए लैंड एक्वायर, रिजर्वायर के लिए लैंड एक्वायर, कनाल नेटवर्क के लिए लैंड एक्वायर करेंगे। आप कुछ भी करना है तो लैंड पे ही होगा। लैंड एक्विजिशन इज़ कॉस्टली एंड दैट इज़ नॉट दैट ईजी इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट लाइक इंडिया। तो ये भी कारण है कि ग्रोथ जो है वो स्लो रही। और रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑस्टीज, जो लोग निकाले जाएंगे ऑक्यूपाइड लैंड में से, एक्वायर्ड लैंड में से, उनका रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट करना, ये लंबे समय का खेल है। कई सिविल सोसाइटीज़, एनजीओ, सिविल एक्टिविस्ट इनके समर्थन में आते हैं कि इनकी सोशल कल्चरल लाइफ को आपने डिवास्टेट कर दिया, इकोनॉमिक लाइफ आपने डिवास्टेट कर दी, उनको मैनेज करना, इनको बेहतर तरीके से रीसेटल करना। तो दीज प्रोजेक्ट्स आर नॉट दैट ईजी टू इंस्टॉल। आई बात समझ में? इससे बिल्कुल उलट है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, कुआं खोदिए खेतों में, कुआं खोदिए अपने खेत में, ख़त्म कहानी, प्राइवेट मैटर है आपका। या फिर अपने ही खेत में या गांव वाले मिलके या 2-3 खेत मिल करके टैंक बना लो, एक छोटा सा टैंक बना लो, या बड़ा पौंड बना लो, टैंक बना लो। पौंड की ज़मीन वैसे भी होती है खेतों में, तो कुल मिलाकर के वो ज़्यादा फिजिबल भी होता है, आपको तुरंत पानी भी मिल जाता है, और पानी खींचना ज़मीन के अंदर से ज़्यादा आसान है। अगर सरकार थोड़ी मदद कर दे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मदद करे, जैसे पावर दे दे, बिजली, और उस बिजली पे सब्सिडी दे दे या बिल माफ़ कर दे, या दूसरी बात डीजल सेट दे दे आपको, जनरेटर सेट, और उस पर जो डीजल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग के अंदर हो, मतलब उस पर सब्सिडी मिलेगी। तो अगर ऐसा कुछ सरकार कर दे तो फिर तो टैंक से या फिर ज़मीन के अंदर से पानी निकालना सबसे आसान है, और फिर उसके बाद खेती करना बहुत आसान है। तो कुल मिलाकर के हमारे देश में जो मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के पोटेंशियल है, उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही लो रही, प्रोग्रेस उस मामले में। उसके कुछ ये मेजर रीजंस थे कि जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग थे, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स वर देयर, हैवी कॉस्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स थे ये, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स थे, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एक्विजिशन थी, और सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑस्टीज का इशू हुआ करता था। ओके, मेजर प्रॉब्लम जो है, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो मैंने अभी डिस्कस की, वो ये कि मेजर प्रॉब्लम इज द वाइडनिंग गैप ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड एंड पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि चलिए पोटेंशियल क्रिएशन का जो ग्रोथ है उसकी प्रोग्रेस तो लो है, कोई बात नहीं, पर जो पोटेंशियल क्रिएट हो गया है उसकी यूटिलाइजेशन भी अगर कमज़ोर है, गैप बढ़ते जा रहा है कि आपने मान लीजिए कि आपने 10 हेक्टेयर इरीगेट करने का पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है और एक्चुअली में 5 हेक्टेयर ही इरीगेट हो रहे हैं, ये गैप क्यों है? ये भी तो एक समस्या का कारण है। तो ये सवाल है। सो मेजर प्रॉब्लम इज द वाइडनिंग गैप ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड एंड पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। क्वेश्चन इज व्हाई? आंसर इज लैक ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट। तो
देश के अंदर जब आप रिजर्वायर्स बनाते हैं, जब आप डैम बनाते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो इस्तेमाल हो। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जो कमांड एरिया है उस प्रोजेक्ट का, उस इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो कमांड एरिया है जिसे वो कमांड करने वाला है, वो कमांड एरिया का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे वहाँ पर फील्ड चैनल्स बनने बहुत ज़रूरी हैं, फील्ड चैनल्स, ड्रेनेज चैनल्स बनने बहुत ज़रूरी है, तभी प्रोजेक्ट का पानी खेतों में जा पाएगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फील्ड जो है, लैंड है, उसकी लैंड की शेपिंग करना, लैंड लेवलिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसको लैंड डेवलपमेंट हम कह देते हैं। उस रीजन में वाड़बंदी होना बहुत ज़रूरी है, वाड़बंदी की जाए, लैंड कंसोलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़मीनों के चक बनाए जाने बहुत ज़रूरी हैं, जो नहीं बनाए जाते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव लाने ज़रूरी हैं, इस इरिगेशन को ध्यान में रखते हुए, जो कि नहीं किए जाते हैं। तो ये कुछ मोटी चीज़ें हैं, जैसे लैंड लेवलिंग करना, लैंड की शेपिंग करना, वाड़ाबंदी करना, वो ना होना, लैंड कंसोलिडेशन जिसको हम कहते हैं वो ना हो पाना, जो फील्ड कंटोर्स हैं, जो वट बनाई गई हैं, उनका फिर रीअलाइनमेंट होगा, उस हिसाब से खेत उस हिसाब से बनेंगे, वो समय सिर ना होना, किसानों का सहयोग ना कर पाना, वहाँ पर सरकारी तंत्र में करप्शन हो जाना कई तरह पर, फील्ड चैनल ही नहीं क्रिएट किए गए, इरिगेशन चैनल्स ही नहीं क्रिएट किए गए, डैम बना लिए, रिजर्वायर बना लिए, लेकिन जो लार्ज कैनाल नेटवर्क्स है वो नहीं क्रिएट हो पाए। ये तो ओवरऑल जो कमांड एरिया है उसका डेवलपमेंट हिंडर रहा। इस वजह से जो पोटेंशियल क्रिएटेड है वो पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ओके, 1974 के अराउंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम के तहत ये कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, CAD। 2004-05 में इसके नाम में कुछ ऐड किया गया, दैट इज़ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, CADWM। और 2016 में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़ा गया है। वो इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि उसके पहले इसे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP के साथ ऐड कर दिया गया था। ओके, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट जो और एंड वाटर मैनेजमेंट आज की डेट में इट्स अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। शुरू में ही सरकार 1973-74 में ये लाई। उद्देश्य यही था कि जो पोटेंशियल क्रिएट किया जा रहा है वो पोटेंशियल यूटिलाइज हो, जो पोटेंशियल क्रिएट किया जा रहा है मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट के बाद वो यूटिलाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो। लेकिन वही कारण है, लैंड कंसोलिडेशन ढंग से देश भर में नहीं हो पाया, ज़मींदारी एबोलिशन के कानून में बहुत सी कमियां रही, लैंड सीलिंग के कानून ढंग से नहीं लागू हो पाए, किसानों को जिनको ज़मीन देनी थी, रिडिस्ट्रीब्यूट करनी थी, वो प्रॉपर नहीं हो पाई हैं। फर्दर इनहेरिटेंस के कानूनों के कारण और जो नियम है देश में कल्चरल, उसके कारण लैंड और डिस्ट्रीब्यूट होकर के स्कैटर्ड होता गया, फ्रेगमेंट होता गया। ये समस्याएं रही हैं देश के अंदर। फिर तंत्र में भ्रष्टाचार, फिर फंडिंग में कमी रहना भारी, प्लान बाय प्लान आगे बढ़ते बढ़ते जो टोटल प्लान आउटले है उसमें इरिगेशन के लिए जो शेयर है वो डे बाय डे, प्लान बाय प्लान रिड्यूस होते चले जाना। बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण ये समस्या आई कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छे से काम नहीं कर पाया। इसके अच्छे से काम ना करने के कारण जो इरिगेशन पोटेंशियल मेजर मीडियम प्रोजेक्ट ने क्रिएट किया वो यूटिलाइज नहीं हो पाया। अगला कारण है क्रॉपिंग पैटर्न चेंजेस। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने क्रॉपिंग पैटर्न में 1960s के डिकेड के बाद भारी चेंजेस कर दिए। जहाँ पर एक समय में यहाँ पर जो नेचुरल फार्मिंग के तहत कोर्स ग्रेन्स उगाई जाती थी, चाहे वो ज्वार है, बाजरा, मक्की, चरी, मिलेट्स जिसको हम कहते हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत फिर 1967 ऑनवर्ड्स आपको डोमिनेंस देखने को मिलता है राइस का, पैडी कल्टीवेशन, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। पैडी जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन की एक फसल है। ऐसे में उसे वो ट्रायो पे काम करता है, 3 चीज़ों पे काम करता है। एक है केमिकल फर्टिलाइज़र्स, दूसरा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और तीसरा है इंसेक्टिसाइड्स। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो मतलब केमिकल्स। दूसरा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तीसरा इरिगेशन। इरिगेशन में उसकी खास ज़रूरत है स्विच ऑन स्विच ऑफ इरिगेशन, मतलब जिस समय में आप फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, उस समय में
जितनी जितनी और जहाँ जहाँ जिस जिस समय में उसे इरिगेशन की ज़रूरत है बिल्कुल वैसा वैसा देना। ये तभी हो सकता है जब इंडिविजुअल फार्मर के कंट्रोल में हो इरिगेशन। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ इरिगेशन यानी कि ट्यूबवेल बेस्ड इरिगेशन। तो क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आए कुछ राज्यों के खेतीबाड़ी में, इस वजह से उन किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा एफिनिटी डेवलप हुई माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और फिर वहाँ पर जो मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, चाहे फील्ड चैनल्स हैं, फील्ड चैनल में किसान देख रहा है कि मेरी ज़मीन लॉस होती है ना। इरिगेशन के लिए जो कनाल बनानी थी वो राज्य के किसान उसके लिए ज़्यादा खुश नहीं है कि भाई नहीं देंगे, क्योंकि हम तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर हमारे खेतों से कनाल निकल के दूसरे राज्य को पानी देगी, तो हम अपनी खेतीबाड़ी ज़मीन क्यों दें उसके लिए। ऐसे तमाम कारण हुए क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ गया और आपकी ज़रूरतें माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट से पूरी हो रही हैं, तो फिर आपकी एफिनिटी उस तरफ चली गई और फिर वही वाला इरिगेशन प्रोजेक्ट ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो ये भी एक कारण है। अगला है लैक ऑफ फील्ड चैनल्स। ये तो मैंने समझा ही दिया। फील्ड चैनल्स बनाए नहीं, रेजरवायर और डैम बना के बैठे, मतलब पीछे रेजरवायर में बांध के पीछे पानी खड़ा करके बैठे, आगे फील्ड चैनल नहीं, तो पानी छोड़े किधर जाएगा किधर। तो ये कारण है कि द मेजर प्रॉब्लम इज द वाइडनिंग गैप ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड एंड पोटेंशियल यूटिलाइज्ड इन द मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन इज वाई, आंसर इज लैक ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट, बी क्रॉपिंग पैटर्न चेंजेस एंड द सी लैक ऑफ फील्ड चैनल्स। अगर हम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट का स्टेटस देखें तो वहाँ पर भी परिस्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं है दूसरे मायने में। वो कैसे? वो कहते हैं कि ऑल्दो ओवर 70% ऑफ द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल हैज़ बिन यूटिलाइज्ड, जो ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल है 70% से ऊपर तक तो यूटिलाइज कर ही लिया है आपने। देर आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स associated with the minor irrigation projects। वो क्या है? and these problems are over exploitation of groundwater and its rapid depletion। आप क्या कर रहे हैं, जो क्रॉपिंग पैटर्न में आपने बदलाव किया है, वीट और पैडी का जो एक साइकिल आपने चलाया, उसमें पैडी कल्टीवेशन जो कि 58 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जहाँ पर कि पंजाब खास तौर पर कि जहाँ पर वो पैडी कल्टीवेशन वो सूटेबल ही नहीं है एग्रो क्लाइमेटिकली, लेकिन आप वो रिपीटेटिव साइकिल लगा रहे हैं क्योंकि आप ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर। उसका जो रिप्लेनिशमेंट रेट है उससे आगे जा करके आप उस पानी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ग्राउंड वाटर टेबल डाउन जा रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वो रीबाउंड नहीं हो पाएगा, सही नहीं हो पाएगी परिस्थिति। तो माइनर इरिगेशन एरियाज़ में ये इशू चल रहा है आज की डेट में, दिस इज द प्रॉब्लम। वहाँ पर पानी का संकट गहरा गया है, देश भर में जहाँ भी ये हो रहा है वहाँ पानी का संकट गहरा गया है। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ द माइनर इरिगेशन। ओके, द प्रॉब्लम इज द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर and its rapid depletion, and specifically it is associated with the northwestern part of the country, that is we are talking about Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh। okay, another setback क्या है? another setback to the progress of irrigation, अगला वो क्या है? deceleration in irrigation investment during the plan period। एक और नुकसान ये है कि इरीगेशन के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक्सेलरेशन होने की बजाय डिसेलरेशन होना गया, डिमिनिश होती गई। कैसे? उदाहरण बताता है, फर्स्ट प्लान में जो टोटल प्लान आउटले था, जितना टोटल एलोकेशन था उसका 23.2% इरीगेशन के लिए ईयरमार्क किया गया था, और 10th प्लान में टोटल प्लान आउटले का सिर्फ 6% ही इरीगेशन के लिए ईयरमार्क किया गया। तो ये जो गिरता हुआ निवेश है टोटल प्लान आउटले के मुकाबले इरीगेशन के क्षेत्र में, इसने भी नुकसान पहुंचाया इरीगेशन को, चाहे वो मेजर है, मीडियम है या माइनर है। और उसकी क्षति हमें पहुंची, हम यील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ हुए, क्षति हुई कि लोप-साइडेड डेवलपमेंट हो गया देश के अंदर, ये नुकसान है। अब इन समस्याओं को देखते हुए सरकार कोई ना कोई समाधान लाएगी। समाधान के तौर पर सरकार क्या लेकर के आई? सबसे पहले सरकार 1996-97 में सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक स्कीम लेकर के आई। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1996-97 में लाई। वो है AIBP। वो क्या है? एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। मतलब इरीगेशन से जुड़े हुए जितने भी देश में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो इरीगेशन से जुड़े हुए बेनिफिट्स दे सकते हैं आपको, उन इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को, उन इरीगेशन प्रोग्राम्स को एक्सेलरेट करो, तेजी दो, गति दो। सो एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1996-97। क्या, किसके लिए, क्यों किया गया? टू एक्सटेंड असिस्टेंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट इरीगेशन स्कीम्स। तो देश के तहत जितनी भी इनकम्प्लीट योजनाएं हैं इरीगेशन से जुड़ी, वो सारी कंप्लीट हों जल्दी से जल्दी, ताकि जो इरीगेशन के बेनिफिट्स हैं किसानों को देने हैं, लोगों को देने हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम देश में हैं उन सबको एक्सेलरेट किया जा सके। और वो ऐसे ही होगा कि जो भी जिस अवस्था में रुके हैं, जिस पड़ाव पे रुके हैं,
तुरंत कंप्लीट हों और जो लाभार्थी है उसको लाभ पहुंचाया जाए। इसके लिए फिर सरकार ने क्या किया, 2012 तक का अगर आंकड़ा देखें तो सेंट्रल लोन असिस्टेंस CLA के रूप में या ग्रांट के रूप में लगभग 55,416 करोड़ राज्यों को दे दिया गया है, क्योंकि राज्यों को ही इरिगेशन प्रोजेक्ट प्लान करना है, कंसीव करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो 55,416 करोड़ रुपया सेंट्रल लोन असिस्टेंस या ग्रांट के रूप में रिलीज़ किया गया है 2012 तक। इसके तहत हुआ क्या फिर, इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ 8,555,000 हेक्टेयर has been created by the states from major medium minor projects till 2016। तो मेजर प्रोजेक्ट, मीडियम और माइनर प्रोजेक्ट के वाया राज्यों के द्वारा लगभग 85,000 हेक्टेयर का इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट किया गया है 2016 तक। AIBP प्रोग्राम के तहत ये जो 55,416 करोड़ की मदद दी है, इसकी मदद से, क्योंकि जो कोई प्रोजेक्ट जहाँ पर अटके पड़े थे, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनको सुचारू रूप से चलाया, कंप्लीट किया और उसका लाभ लेना शुरू किया। तो 85,000 हेक्टेयर का लगभग अधिक एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट कर लिया। दूसरी चीज़ इसमें ये हुई कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एमलगमेटेड इनटू AIBP। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1974 के समय से चला आ रहा है, वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, उसको एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के साथ ही जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्रिएट करते जा रहे हो आप, 85,000 हेक्टेयर का फिर से कर लिया आपने, तो यू आर क्रिएटिंग द पोटेंशियल बट अल्टीमेटली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इसलिए AIBP जहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करने पे फोकस करेगा, अगर हम कमांड एरिया को डेवलपमेंट प्रोग्राम को उसके साथ अमेलगमेट करते हैं तो वो पोटेंशियल यूटिलाइज होने पे फोकस देगा। तो पोटेंशियल क्रिएटेड वर्स कन्वर्ट करना हमें पोटेंशियल यूटिलाइजेशन में। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अमेलगमेटेड इनटू AIBP टू रिड्यूस द गैप बिटवीन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड पोटेंशियल यूटिलाइज्ड, कि गैप रिड्यूस कर सके। इसी के साथ फिर 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर के आए, जिसका उद्देश्य क्या था, इट वाज लॉन्च इन 2015-16 टू डू दीज चेंजेस। वो क्या है, हम अभी यहाँ लिख देते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने फिर आगे क्या क्या चीज़ें दी आपको, तो हमने लिखा था यहाँ पर नीचे टू लिखिए या एट लिखिए। वो काम करती है कुछ इस तरह से कि एनहांसिंग द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म, यानी कि आप देश भर में मेजर, मीडियम, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो यूटिलाइज़ क्यों नहीं हो रहा है। यूटिलाइजेशन का मतलब वो इरिगेशन ऑन फार्म, उस खेत में एक्सेसिबल हो, उस इरिगेशन का उस खेत पे फिज़िकल एक्सेस हो, कि आप फिज़िकली वो इरिगेशन उस फार्म को एक्सेस कर रहा है या वो फार्म उस पानी को फिज़िकली एक्सेस कर पा रहा है, तब तो इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट करने का कोई फ़ायदा है। मतलब सही में खेतों में पानी मिले, खेतों में पानी पहुँचे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस दिशा में काम करेगी। ओके, सो एनहांसिंग द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म। इसके साथ साथ ही दूसरा काम ये है, एक्सपेंड द कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरीगेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेबल एरिया अश्योर्ड इरीगेशन के तहत लेकर के आए। जितना इरीगेशन पोटेंशियल क्रिएट कर लिया है, उसके तहत जो कल्टिवेबल एरिया आता है, उस कल्टिवेबल एरिया में सही में ऑन फार्म फिजिकल एक्सेस हो पानी का। और दूसरा, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेबल एरिया अश्योर्ड इरीगेशन के नीचे लेकर के आना है। अगला, इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी। प्रत्येक खेत में जो पानी पहुंच रहा है वो पानी फसल के लिए आ रहा है, क्रॉप के लिए आ रहा है। तो आपने 1 लीटर पानी ज़मीन में डाला, भेजा वहाँ पे, उस 1 लीटर का कितना हिस्सा पौधे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कितना वेस्ट हो जा रहा है, सीप इन हो जा रहा है, या कितना वीड ले रही है खरपत, दूसरे पौधे, अनवांटेड प्लांट्स, कितना इवेपोरेट हो जा रहा है, ये तो सारा फिर पौधे को नहीं मिला ना। असल में हम तो एफिशिएंसी इस बात से जांचेंगे कि कितना पानी आपने डाला और उसमें से कितना पौधे ने लिया। ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं और पौधा कम पानी ले रहा है, तो ऐसे में पौधे की पानी की जो ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए तो फिर आप और ज़्यादा पानी डालेंगे। कि मान लीजिए पौधे की पानी की ज़रूरत है 1 लीटर और आप 10 लीटर डालते हैं तो पौधे को वो 1 लीटर मिलता है, तो इसका मतलब बाकी का 9 लीटर तो वेस्ट है। इसका मतलब आप ओवर यूज़ करते हैं पानी।
ओवर यूज़ की बजाय आप उसे ऑप्टिमली यूज़ करिए। ये तब होगा जब वाटर को यूज़ करना एफिशिएंटली शुरू करेंगे आप। इसे वाटर यूज़ एफिशिएंसी कहते हैं। तो इस एफिशिएंसी को कौन सी चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं उनको पहचान के उन्हें दूर करिए, ताकि जितना पानी भेजा जा रहा है खेतों में मैक्सिमम से मैक्सिमम पौधे में इस्तेमाल हो, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है और एफिशिएंसी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को दूर करना है। इसी से डील करेंगे थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पे। अभी मैंने इतना समझा दिया। अगला है इंट्रोड्यूस द सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। कृषि सिंचाई योजना के तहत ही आता है कि पानी के इस्तेमाल को तो एफिशिएंटली यूज़ करना ही करना है हमने, इसके साथ साथ हमने पानी को सहेजना भी है, कंज़र्व करना है। बरसात का पानी हम कंज़र्व करना सीखें और उसके लिए हम सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेंगे जो हमेशा से होती आ रही है, और उसमें हम नई टेक्नोलॉजी और नई प्रैक्टिसेस को भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम ऐसी वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस किसानों को दें कि सतत रूप में, सस्टेनेबल रूप में वो उसे अपना करके चलाते रहें और इससे पानी की ज़रूरतें पूरी होती रहे। सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर हमें सहेज के रखना है, चाहे वो तालाबों के रूप में, नदियों के रूप में या फिर ग्राउंड वाटर के रूप में। ओके, ये सारी चीज़ें कृषि सिंचाई योजना के तहत आएंगी। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मेजर, मीडियम, माइनर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई इन बातों पर ध्यान देगा। इसके अलावा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की कोई रेनोवेशन है, कनाल्स को बेहतर करना है और उसके नेटवर्क को बनाना है, एम्बैंकमेंट करनी है, कुछ भी काम करना है ऐसा, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी वाली योजना के तहत कवर होगा। देयर इज़ अ योजना हर खेत को पानी, वो उसके तहत कवर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये सारे काम किए जाएंगे इरिगेशन की फील्ड में। इरिगेशन से जुड़ी हुई एक फैक्ट ये भी है देश में कि देयर इज़ अ लार्ज वेरिएशन इन परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग अमाउंट में इरिगेशन अवेलेबल है हमारे देश में। ऐसा भी नहीं है कि 50% एग्रीकल्चर हमारा आज इरीगेटेड हम ऐसा बोल दें तो इसका मतलब सारी की सारी क्रॉप्स का 50% हिस्सा इरीगेटेड है, ऐसा नहीं है। वेरिएशन है। कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत बेहतर इरिगेशन अवेलेबल है तो कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत ही कम इरिगेशन अवेलेबल है। यानी कि कुछ क्रॉप्स तो अच्छी खासी इरिगेटेड ही मैनर में हो रही हैं और बाकी क्रॉप्स तो कम्प्लीटली रेन फेड है, आज भी उसको इरिगेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमें इस वेरिएशन को भी ध्यान में रखना है। अगर हम इरिगेशन बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि फसलों के स्तर पर भी वो इरिगेशन सभी फसलों में बढ़ पाए, ताकि सभी फसलों का विकास हो। क्योंकि अलग अलग रीजन की अलग अलग फसलें हैं, इसी से फिर सभी रीजन्स का विकास होगा, सभी किसानों का विकास होगा और इसी से हमारे देश में डाइवर्स रेंज ऑफ क्रॉप्स यानी कि फूड सिक्योरिटी भी मोर रेलेवेंट होगी, न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी होगी। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर इफ़ देयर इज़ लार्ज वेरिएशन इन परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स, तो वो ऐसा है कि देश में जो फूड ग्रेन्स का एरिया है, मतलब देश में जो टोटल फूड ग्रेन्स उगाई जाती हैं, अनाज वाली फसलें, उसका 51.9% या ओवरऑल समझिए कि फूड ग्रेन्स का 52% इरीगेटेड है। मतलब 52% तक क्रॉप ऑफ फूड ग्रेन इरीगेटेड है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अब इसी फूड ग्रेन के अंदर आ जाए और क्रॉप वाइज देखना शुरू करें, ओवरऑल हमने कैश क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, हॉर्टिकल्चर, इनका फ़र्क करना होता है। तो पहली हमने कैटेगरी ली है फूड ग्रेन। फूड ग्रेन हमारे देश में लगभग 52% तक इरीगेटेड ही हैं। लेकिन अब उसके अंदर का फ़र्क देखें कि सिर्फ 52% पिक्चर देख करके बात स्पष्ट नहीं होती। अंदर देखिए, अंदर क्या है, देश में जितना भी बाजरा हो रहा है उसमें से सिर्फ 9% बाजरा ही इरिगेशन से हो रहा है। लेकिन फूड ग्रेन में, बाजरा फूड ग्रेन में आता है, तो देश में जितनी भी बाजरे की फसल हो रही है उसमें से सिर्फ 9% बाजरा ही सिंचाई से हो रहा है। बाकी का 91% बाजरा रेन फेड है, वर्षा अधीन है। और देश में जितनी भी वीट उग रही है फूड ग्रेन के अंदर, उसकी 93.5% वीट की फसल इरिगेशन से हो रही है। मतलब वीट में अच्छा खासा इरिगेशन का लाभ मिला है और इसीलिए वीट का ही क्रॉपिंग साइकिल प्रमोट हुआ। वीट ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप के रूप में विकसित हो रही है। वीट ही आगे पीडीएस के वाया इस्तेमाल की गई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन हर ज़मीन और हर तरह के इक्विपमेंट्स और हर तरह के कैपिटल के साथ किसान वीट नहीं उगा सकता। वीट के लिए जो कैपिटल चाहिए, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसी मिट्टी, ज़मीन चाहिए,
जैसा मेथड ऑफ फार्मिंग चाहिए वो हर किसान के पास नहीं है। ऐसा बहुत सा किसान है जो छोटा है, जो कमज़ोर है, जो सेमी एरिड या एरिड एरियाज़ में है, जहाँ पर आज भी ज़मीनें एक स्तर समतल नहीं है, थोड़ी ऊंची नीची हैं। अब वहाँ का किसान मजबूर है मिलेट्स उगाने के लिए, मोटा अनाज उगाने के लिए, जैसे कि बाजरा उगा रहा है, तो उसकी फसल तक तो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचा ही नहीं है। तो उस किसान की आमदनी अगर आपको अच्छी करनी है, उस क्षेत्र का अगर आप आर्थिक विकास चाहते हो, वहाँ पर कृषि को अगर आप बूस्ट करना चाहते हो और देश भर में आप चाहते हो कि लोग इन मिलेट्स की क्रॉप्स की तरफ भी जाएं ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू बेहतर हो लोगों की डाइट में, ताकि हम हमारे देश के रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, कि मोनोक्रॉपिंग से बचें, वीट पैडी वीट पैडी वीट पैडी, हम सॉइल हेल्थ को बेटर करें, न्यूट्रिशन रिचार्ज करें, वाटर डिप्लीशन को रोक सकें और किसान को डाइवर्स क्रॉप्स की तरफ लेकर के आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर इन फसलों तक भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज़ पहुंचाएं। ये कमी चल रही है अभी देश में। तो बाजरे की कुल फसल में से केवल 9% तक की इरिगेशन पहुंचा है, जबकि वीट की जो कुल फसल हो रही है उसके 94% तक इरिगेशन पहुंचा है। 94% वीट की खेती इरिगेशन से हो रही है, सिंचाई के पानी से हो रही है। अलग अलग फसलों में से देख लेते हैं। देश में राइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। तो हमने पहले बाजरा देखा, फिर वीट देखा, अब राइस देख लेते हैं। राइस स्टेपल क्रॉप है इंडिया की, तो इस हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। तो कुल जो चावल की खेती हो रही है देश में, उसमें से 59.6% या लगभग 60% चावल की खेती इरिगेशन से हो रही है। बाकी 40% वर्षा से हो रही, क्योंकि जैसे बंगाल है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं, बिहार का कुछ ईस्टर्न एरिया है, छत्तीसगढ़, यहाँ पर वर्षा है अच्छी खासी। तो बंगाल में तो साल भर में 3 फसलें निकलती हैं चावल की, वर्षा पर आधारित, इसलिए वहाँ पर रेनफेड बेस्ड एग्रीकल्चर हो रहा है, दैट इज़ ऑफ पैडी। इंटेंसिव पैडी एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कोस्टल तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो पैडी की कल्टीवेशन हो रही है ये मेनली इरिगेशन से डोमिनेटेड है, ये इरिगेशन पर बेस्ड है। ख़ास तौर पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो पैडी कल्टीवेशन है ये ग्राउंड वाटर बेस्ड है। कैनाल इरिगेशन का भी रोल है, पर ग्राउंड वाटर का अच्छा खासा डोमिनेंट रोल है, ट्यूबवेल बेस्ड इरिगेशन है, तो इसलिए वहाँ पर जो है इरिगेशन से हो रहा है। तो कुल 60% चावल की खेती, धान की खेती जिसे हम कहते हैं पैडी, वो इरिगेशन से हो रहा है। अगर शुगर केन की बात करें तो सबसे अधिक इरिगेशन का फ़ायदा अगर किसी फसल को मिला है तो वो गन्ने की फसल को मिला है। तो शुगर केन गेट्स द मैक्सिमम इरिगेशन बेनिफिट, क्योंकि देश में कुल गन्ने की जितनी भी खेती हो रही है उसकी 95.3% इरिगेशन से ही हो रही है। मतलब कुल गन्ने की खेती का 95% तक गन्ने की खेती इरिगेशन से हो रही है। शुगर केन की क्रॉप बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसको इरिगेशन की ज़रूरत है। इसी कारण से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, जहाँ पर शुगर केन उगाया जा रहा है, जहाँ पे कॉटन भी उगाया जा रहा है। दोनों ही क्रॉप्स वाटर इंटेंसिव हैं, तो वहाँ पर तेज़ी से ज़मीन के नीचे का पानी सूखा है और हालात ऐसे हैं कि ज़मीन की नमी ख़त्म हो गई, वहाँ पर सूखे के हालात हो गए हैं। वहाँ पर आपको ट्रेनें चलानी पड़ रही हैं पानी की, पीने वाले पानी की, ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के फ्यू क्रॉप्स आर हाईली वाटर इंटेंसिव, वो इरिगेशन से ही चल सकती हैं। साल 1.5 साल का समय होता है उनकी ग्रोथ का, जिनमें से शुगर केन एक क्रॉप है और वहाँ पर वो इरिगेशन डोमिनेट करता है। हमने इस फिगर के बाद देख लिया। कॉटन की खेती में अगर हम देखें तो लगभग 33% कॉटन की खेती देश के अंदर जो हो रही है वो इरिगेशन के अधीन हो रही है, बाकी रेनफेड है। ओके, ऑयल सीड्स यानी कि जो तिलहन है जिनसे तेल निकाला जाता है, वो चाहे रेप सीड है, मस्टर्ड है या कोई भी और चीज़ें, तिल हैं, आप उनमें से तेल निकालते हैं, तो ये यूजुअली ग्रोन इन द रेनफेड एरियाज़, है ना। तो आप मूंगफली के दानों से भी तेल निकलता है। ये ज़्यादातर वर्षा आधारित क्षेत्रों में ही होता है, क्योंकि ऑयल सीड से जुड़ी हुई खेती जिन सीजन्स में होती है, जिन इलाकों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर सरसों वगैरह उगती है, आपने अच्छी खासी मध्य प्रदेश में देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा वर्षा प्रभावित एरियाज़ नहीं है, कम ही वर्षा होती है, सेमी एरिड और थोड़े से एरिड एरियाज़ हैं। और ऐसे में ये फसलें यहाँ पर लगाई जाती थी जो उतनी की वर्षा में ही हो जाती थी।
तो मेनली ये उन इलाकों की फसल है, रेन फेड होती हैं। तो ऐसे में ये फसलों का लगभग 25% ही इरिगेशन के अधीन है अभी। अगर हम ऑयल सीड की सप्लाई को इंश्योर करना चाहते हैं, पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो इन फसलों का क्षेत्र भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा और इरिगेशन के अधीन लाना होगा। सो ऑयल सीड्स यूजुअली ग्रो इन द रेन फेड एरियाज। 25% ऑयल सीड क्रॉप्स अभी इरीगेटेड है। ओके, तो ये है कि हमारे देश में डिफरेंट क्रॉप्स का जो इरीगेटेड एरिया है उसकी परसेंटेज में काफ़ी वेरिएशन है जो हमने अभी देखी। तो सिंपली ये स्टेटमेंट भी दे देना कि देश का 50 या 55% खेती बाड़ी अब वर्षाधीन है, ये अपने आप में भी कंप्लीट नहीं है। अगर हम उसके अंदर जा कर के क्लासिफिकेशन देखेंगे क्रॉप्स की कि किस क्रॉप को कितना पानी मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर हम कंप्लीट डेवलपमेंट करना चाहते हैं फार्मिंग कम्युनिटी की, क्रॉप्स की, एग्रीकल्चर की, अगर हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इरीगेशन। वो क्या है? दैट प्रॉब्लम इज़ लो एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज़। यहाँ पे लिखा था ना, फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो लो एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज़ है। लो एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज़ सिंपल कहानी ये है कि पौधे की पानी की ज़रूरत कितनी है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने खेतों में कितना पानी मंगा रहे हैं, या आपने डैम से या ट्यूबवेल से कितना पानी निकाला। कुल मिलाकर के अगर आपने यहाँ से पानी भेजा और वहाँ पौधे को लग गया, तो 1 लीटर पौधे के पानी की ज़रूरत है, आपने 1 लीटर ही भेजा, तो 100% वाटर यूज़ एफिशिएंसी है, 100% वाटर यूज़ एफिशिएंसी है। लेकिन आपने 1 लीटर पानी की ज़रूरत थी और आपने 2 लीटर पानी भेजा, तो मतलब 50% वाटर यूज़ एफिशिएंसी है। ओके, तो अल्टीमेटली हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे देश में जो पानी है वो जुडिशियसली यूज़ हो, हम जितना इरिगेशन नेटवर्क अभी बना पाएँ उसी इरिगेशन नेटवर्क पर बेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी आ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पौधे को, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे पानी चाहिए, तो हमारे पास जो उपलब्ध पानी है उसी की अधिक से अधिक मात्रा अगर हम पौधों को दे पाएँ, इधर उधर वेस्टेज से रोक पाएँ, तो हमारे देश में स्टिल इसी इरिगेशन नेटवर्क के साथ ही अच्छी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। मतलब जितना हमारे पास इरिगेशन का प्रबंध अभी उपलब्ध है देश में, इस उपलब्ध प्रबंध के साथ ही, इसी अरेंजमेंट के साथ ही हम ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वो ऐसे कि हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी को अच्छा कर लें, कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पौधे ही में इस्तेमाल हो, इधर उधर बर्बाद ना हो। लेकिन अभी ये बहुत गिरा है। ग्राउंड वाटर के मुकाबले कैनाल वाटर की हालत ज़्यादा ख़राब है। ग्राउंड वाटर के केस में फिर भी वाटर यूज़ एफिशिएंसी 60% है, फिर भी है। लेकिन कैनाल वाटर के मामले में जाएंगे तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी 38 to 40% है। ये प्रॉब्लम की बात है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि अगर किसी पौधे को 400 ml पानी चाहिए, 400 ml वाटर चाहिए, तो आपको 1000 ml छोड़ना पड़ता है, मतलब 1 लीटर पानी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि 40% ही वाटर यूज़ एफिशिएंसी पे चल रहे हैं आप कनाल इरिगेशन के मामले में। सवाल ये उठता है कि अगर इतनी लो वाटर यूज़ एफिशिएंसी होगी तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होगी। दूसरा, किसी भी कनाल नेटवर्क के जो टेल पे बैठे किसान हैं, अंत पे हैं जो, उन तक पानी बहुत कम पहुंचेगा, इनइक्वालिटी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। शुरुआत वालों को अधिक मिल रहा है, उनको तो फिर मिल ही नहीं रहा है, पहुंच ही नहीं रहा है। अगला ये हो जाएगा कि कहीं पर पानी का जमावड़ा हो जा रहा है, पानी वेस्ट हो जा रहा है, तो पानी इकट्ठा हो रहा है। वाटर लॉगिंग के कारण कई तरह की समस्याएं आएंगी, जैसे कैपिलरी एक्शन के कारण फिर सेलिनिटी हो जाएगी, तो ज़मीन की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो इस तरह के नुकसान पहुंचते हैं। सवाल फिर ये खड़ा होता है कि फिर ओवर यूज़ क्यों हो रहा है कनाल वाटर का, लो वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्यों है? उसका कारण है डायलैपिडेटेड स्टेट ऑफ कनाल वाटर नेटवर्क। बिखरा हुआ, टूटा फूटा, चरमराया हुआ अवस्था है कनाल वाटर नेटवर्क की। वो क्या है? बहुत सी जो कनाल्स हैं उनकी ड्रेन्स की लाइनिंग नहीं है, लाइनिंग नहीं हुई, पानी सीप इन हो जाता है, फिर वाटर लॉगिंग होती है। उनके जो बेस हैं वो पक्के नहीं हैं। बहुत सी कनाल्स हैं जिनके लाइनिंग की गई थी, एम्बैंकमेंट की गई थी, बेस बनाए गए थे, वो टूट फूट गए हैं। बहुत सी कनाल्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन हेड वर्क जो था
वो टूट फूट गया है जिसकी वजह से पानी इधर उधर फैलता है, जाता है, जहाँ भेजना वहाँ नहीं जाता।